नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ एग्जाम के लिए जीएस की इस रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये इस सीरीज का 21वां क्लास है। 20 क्लासेस अब तक आप देख चुके हैं। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं अब तक लगभग 20 घंटे की क्लास इस सीरीज की हो चुकी है। प्रतिदिन हम 3 सब्जेक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन से ज़्यादा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इसकी एक्सप्लेनेशन को मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पर रखने का प्रयास करता हूँ और आप भी जो क्वेश्चंस देखा करें उससे ज़्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दिया करें। काफ़ी सारे टॉपिक आपके एक्सप्लेनेशन के थ्रू यहाँ से कवर होते चले जा रहे हैं। पर्पज ही यही है कि इस सीरीज़ के माध्यम से आपका जो सिलेबस है, चाहे आरओ एआरओ का हो, चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का हो, ये सिलेबस भी एक तरीके से कवर होता चला जाए और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, जहां से कि आप अपने इस एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर पाएं। ठीक है, तो जितनी भी इस सीरीज़ की वीडियोज़ हैं सभी के लिए अवेलेबल है। इनका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री है, सभी इनको आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी अगर पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जितनी भी सीरीज़ अब तक हो चुकी है, जितनी भी क्लासेस अब तक इस पर प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं, इन क्लासेस की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस मैंने इसका रखा है, 300 रुपये में आप जितनी भी पीडीएफ हैं वो सभी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी, साइंस और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोडप्पा क्रम की चट्टानों का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है कोडप्पा क्रम की चट्टानों का, सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है वो किस स्टेट में हुआ है? कोडप्पा क्रम की चट्टानों का सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कोडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में हम बात करेंगे। इनका जो स्ट्रक्चर था, इनकी जो संरचना थी कोडप्पा क्रम की चट्टानों की, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? आर्कियन और धारवाड़ संरचना जो होती हैं, इनमें अपरदन और भौतिक रासायनिक कुछ परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों से कुछ अवसादों का निक्षेपण हुआ। ठीक है, आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपरदन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से जो अवसादों के निक्षेपण प्राप्त हुए, उनके द्वारा कोडप्पा संरचना का जो है विकास हमको देखने को मिलता है। इसमें चूना पत्थर का सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है। ठीक है, दिमाग में ये लेके चलेंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोडप्पा क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर का सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है। इनमें जीवाश्म बहुत कम होते हैं, जीवाश्मों का अभाव इसमें रहता है। कोडप्पा संरचना का सबसे ज्यादा विकास हुआ है आंध्र प्रदेश के कोडप्पा क्षेत्र में। ठीक है, और इसी क्षेत्र के नाम के आधार पर इन चट्टानों का नाम भी कोडप्पा क्रम की चट्टानें रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के शेवराय, जेवादी पर्वतीय क्षेत्रों, कृष्णा घाटी, पापघानी, वचियार घाटी, अरावली पर्वतीय क्षेत्र और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में भी इस संरचना का विकास हमको देखने को मिलता है। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कोडप्पा चट्टानें जो हैं, ये आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हैं। आपसे पूछा जाए कि जो भी चट्टानें हैं, ठीक है, जितने भी क्रम की चट्टानें हैं, उन चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जिनका इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो दोनों में कंपैरेटिवली देखें, कोडप्पा क्रम की चट्टानों में और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, तो जो कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तुलनात्मक रूप से यहाँ पे बात हो रही है। इन चट्टानों में लोहा, मैंगनीज, तांबा, निकेल व रंगीन पत्थर जो है वो यहाँ से प्राप्त होता है। ये संरचनाएं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें से आपको सही कथन चुनना है। पहला कथन दे रखा है, पूर्वी तटीय मैदान जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कैसा है, अधिक चौड़ा है। और कोंकण तट का उत्तरी भाग जो है वो गुजरात का मैदान है। तो दोनों ही कथन इसमें सही हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो है पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कैसा है, ज़्यादा चौड़ा है। यानी यहाँ किसकी बात हो रही है, जिस तरीके से मैं ये जो है आपको, ये हमारा जो इंडिया का मैप है, इसका मैं नीचे वाला पोर्शन आपके लिए यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इधर वाला जो है आपका ईस्ट हो गया, इधर वाला क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो इसके सहारे सहारे का ये जो मैदान है और इसके सहारे सहारे का मैदान जो है, तो ये आपका पूर्वी तटीय मैदान हो गया। तट के तटवर्ती क्षेत्र है ये सारा, और इसके तट के आसपास का जो क्षेत्र है ये जो हो गया आपका पूर्वी तटीय मैदान। और इधर वाले को अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये पश्चिमी तटीय मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान जो है ये पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, तो ये सही बात है। और कोंकण तट का उत्तरी भाग गुजरात का मैदान के रूप में इसको हम देखते हैं, तो ये भी सही है। विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ये जो मैदान है पूर्वी तटीय मैदान, सुंदरबन के डेल्टा से लेकर के इसका जो विस्तार है वो कन्याकुमारी तक है। ठीक है, सुंदरबन के डेल्टा से लेकर के
कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। इसके उत्तरी भाग को हम बोलते हैं उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान की बात हो रही है। पूर्वी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा है, उसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है और इसका जो दक्षिणी भाग है इसको कोरोमंडल तट हम कहते हैं। उत्तरी सरकार का उत्तरी भाग यानी उत्तरी सरकार से भी अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसको उत्कल तट के नाम से जाना जाता है और कोरोमंडल का जो आंध्र तट है उसको हम काकीनाडा तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। इस कारण यह कृषि विशेष करके धान और ताड़ के पेड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत ही आपका तमिलनाडु का मैदान आता है और तमिलनाडु के मैदान को हम दक्षिण भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा जो है ये भी इसी के अंतर्गत आता है, पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत। और ये जो क्षेत्र हैं, चाहे महानदी का डेल्टा हो, गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी का डेल्टा हो, ये बहुत ज़्यादा उर्वर क्षेत्रों के अंतर्गत गिने जाते हैं। ये वनस्पतियों, मैंग्रोव या गरान वनस्पति के साथ में जो भी अलग अलग प्रजाति के समुद्री जीव जंतु है उनकी डाइवर्सिटी का भी क्षेत्र है, उनकी विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है। गहीर माथा जो है ये भितरकनिका जैसे जैव आरक्षित क्षेत्र जो है, ठीक है, गहीर माथा जैव आरक्षित क्षेत्र, भितरकनिका जैव आरक्षित क्षेत्र, वो भी इसी पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के किनारों पर जो झीलें हैं वो उसमें से काफ़ी झीलें लैगून झीलें पाई जाती हैं जिनमें अक्सर करके मछली पालन जैसे कार्य किए जाते हैं। हालांकि पूर्वी तट अधिक कटा फटा नहीं है, फिर भी पारादीप, विशाखापत्तनम यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध बंदरगाह हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता पूर्वक संपन्न किया जाता है। अक्सर करके ये देखा जाता है कि जो मैदान थोड़ा कटा फटा होता है वहाँ पर बंदरगाह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे आप भारत के मैप में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये दक्षिण वाला भाग मैं बता रहा हूँ, तटीय वाला, तो यहाँ पर देखेंगे ये बात किसमें कही जा रही है कि पूर्वी तट जो है वो ज़्यादा कटा फटा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, आपका पारादीप बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर पाए जाते हैं। कटा फटा तट मीन्स अब यहाँ पर मैं उंगली से ड्रॉ करूँगा तो वो चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, आप देखेंगे वहाँ पर मैप में तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पर छोटे छोटे बिल्कुल माइनर से निशान आपको दिखाई देंगे, तो वो किसको प्रदर्शित करते हैं, कहीं पर भूमि समुद्र की तरफ जो है फैली हुई है, कहीं पर जो समुद्र का पानी है भूमि के अंदर तक जो है एक दरार टाइप की बना रहा है। तो जहाँ पर मैदान ज़्यादा कटा फटा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर बंदरगाह जो है वो विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की अगर हम बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान तुलनात्मक रूप से बहुत सकरा मैदान है पूर्वी तट की अपेक्षा, और ये सर्वाधिक चौड़ा कहाँ पे देखने को मिलता है, गुजरात में नर्मदा और तापी नदियों का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है। गुजरात में इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है और इसके विपरीत गोवा और कर्नाटक का जो तटवर्ती मैदान है वो थोड़ा अपेक्षाकृत कैसा है, सकरा है। इसकी औसत चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर के आसपास तक है, किसकी, गोवा और कर्नाटक का जो तटवर्ती मैदान है। तट के किनारे ज्वार नदमुख की स्थिति उत्पन्न होती है और अधिकतर जल प्रवाह जो होता है नदियों का उसके द्वारा मुहाने पर जो है बहुत सारे जो भी मिट्टी वगैरह या मिट्टी के जो भी मिट्टी के साथ में और भी जो कंकड़ पत्थर जो आते हैं वो बह करके तो वो निक्षेप के रूप में वहाँ पर अवसादों के रूप में देखने को मिलते हैं। तट के किनारे ज्वार नदमुख, लैगून, समुद्री मुलिन, चालू रोधी जैसी जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान दमन से लेकर के गोवा तक अगर इसको देखें तो ये दमन से लेकर के गोवा तक का जो भाग है पश्चिमी तटीय मैदान का, इसको हम कोंकण तट का नाम देते हैं, और गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो मैदान है इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, कर्नाटक में इसको कन्नड़ तट कहा जाता है। कोंकण तट अत्यधिक संकरा है जबकि मालाबार तट जो है कोंकण तट की अपेक्षा थोड़ा सा चौड़ा है। इन मैदानों पर अनेक लैगून और कयाल मिलते हैं जिनमें मत्स्य पालन हमें देखने को मिलता है। तट के अधिक कटे फटे होने के कारण यहाँ अनेक प्राकृतिक और ज्वारीय बंदरगाह पाए जाते हैं। जैसे कांडला बंदरगाह जो है ये पश्चिमी तटीय मैदान पर पड़ता है। ऐसे ही आपका मुंबई बंदरगाह हो गया, कोचीन बंदरगाह हो गया, ये पश्चिमी हिस्से में जो है देखने को मिलते हैं। कोंकण तट का जो उत्तरी भाग है जो कि जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जलोढ़ निर्मित है, इसे ही हम गुजरात का मैदान कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, मैच करनी है आपको चीज़ें, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। यहाँ पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन दे रखा है, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि
जो प्रादेशिक विभाजन है, नदियों के बहाव क्षेत्र के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया जाता है। अलग अलग नदियों का जो क्षेत्र है उसके हिसाब से हिमालय के जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनको एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, जैसे कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय। तो ये प्रश्न विस्तार से मैं आपको पहली कुछ क्लासेस हुई हैं उनमें मैं करा चुका हूँ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किस क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया था, लेकिन ये हो चुका है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये इनकी डिस्टेंस को लेकर के है कि कुमायूं हिमालय जो है ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, असम हिमालय की लंबाई कितनी है ना, तो वो इसमें दे रखा है। तो ये पहले से ही मैच है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, असम हिमालय 720, पंजाब हिमालय ये 560 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कुछ खनिज क्षेत्र हैं, ठीक है, देशों के नाम उनके सामने दे रखे हैं। सिगुरी खनिज क्षेत्र ये कहाँ पे है, ये गिनी देश में है। अमापा खनिज क्षेत्र ये ब्राजील में है। विलिंगटन जो खनिज क्षेत्र है ये आपका कहाँ पे, इंडोनेशिया में है। और जकार्टिक्स जो है ये कहाँ पे है, मैक्सिको में है। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखेंगे। बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। अब ये जो हैं अलग अलग खनिजों से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, चाहे सिगुरी है, अमापा है, विलिटन है या जकार्टिक्स है, तो उन्हीं खनिजों को आधार बना करके इसकी व्याख्या यहाँ पर मैंने आपके लिए तैयार की है। बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो वाइपा क्षेत्र है ये बॉक्साइट के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। केप यार्ड प्रायद्वीप पर ये वाइपा क्षेत्र स्थित है। गिनी की बात करें तो बोक हो गया, बोफा हो गया, सिगुरी हो गया, ये स्थान जो है गिनी में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही मैंगनीज की बात करते हैं। मैंगनीज की प्राप्ति कहाँ से होती है, पायरोलुसाइट या रोडोक्रोसाइट इसके अयस्कों के नाम है, इनसे मैंगनीज हमको मिलता है। मैंगनीज का उपयोग हम स्टील उद्योग में एक रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं, कच्चे माल के रूप में करते हैं। पायरोलुसाइट या साइलोमेलेनिन इसके जो है बहुत प्रमुख अयस्कों के रूप में गिने जाते हैं। मैंगनीज उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो पेंकी क्षेत्र हो गया, बुटांग क्षेत्र हो गया, ह्यूनान क्षेत्र हो गया, ये सभी मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र हैं। और ये कहाँ के हैं, चाइना के हैं। पोस्ट मास वर्ग क्षेत्र जो है ये भी मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है और ये कहाँ का है, ये दक्षिण अफ्रीका का है। ऐसे ही ब्राजील के मैंगनीज उत्पादक क्षेत्रों को हम देखें तो मीनास ग्रेस, मोटोग्रासो, अमापा क्षेत्र, ठीक है, जो प्रश्न में दे रखा था अमापा, तो अमापा कहाँ का है, ये ब्राजील का मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है। और निकोपोल जो मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है सर ये कहाँ का, यूक्रेन का है। टिन के बारे में बात करते हैं। कैसीटेराइट अयस्क जो है वो टिन का होता है, इसी से टिन की प्राप्ति होती है। जंग रहित या कोमल प्रकृति का होने के कारण इसका उपयोग हम अलॉय बनाने में करते हैं, मिश्र धातु बनाने में करते हैं। इसके अलावा चादर बनाने में भी या सीट्स वगैरह बनाने में भी टिन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। टिन उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करें तो पेनांग, सेलांगोर और सुंगेई, ठीक है, पेनांग, सेलांगोर और सुंगेई ये जो टिन उत्पादक क्षेत्र हैं ये मलेशिया के हैं। तस्मानिया और टिंगहा जो टिन उत्पादक क्षेत्र हैं ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और युन्नान और ह्यूनान ये चीन के टिन उत्पादक क्षेत्र हैं। और बांका और बिलिटन, बिलिटन जो कि आपके क्वेश्चन में था, बिलिटन जो है ये इंडोनेशिया का टिन उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद में चांदी के विषय में बात करते हैं। चांदी की प्राप्ति सोना, तांबा, जस्ता इन अयस्कों के साथ में इन धातुओं के साथ में मिश्रित रूप में होती है। ठीक है। फिर उसका बाद में क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। तो चांदी का प्रमुख अयस्क जो होता है जिससे चांदी मिलती है हमको वो अर्जेंटाइट होता है। ठीक है। चांदी उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करें तो जकार्टिक्स आपके क्वेश्चन में दे रखा था, ये वाला टर्म जकार्टिक्स, जकार्टिक्स हो गया, चिहुआ हुआ हो गया, ये मैक्सिको के चांदी उत्पादक क्षेत्र हैं। ब्रोकेन हिल, माउंट टीसा ये ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र हैं। क्यूबेक और ओंटेरियो ये चांदी उत्पादक क्षेत्र जो हैं ये कनाडा से संबंध रखते हैं। और एरिजोना, मोंटाना, कोलोराडो ये जो है यूएसए के चांदी उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय मेघ या बादल है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्तरीय मेघ, उच्च कपासी मेघ, उच्च स्तरीय मेघ और पक्षाब स्तरीय मेघ। इसमें से उच्च स्तरीय मेघ जो कहलाता है वो पच्छाब स्तरीय मेघ जो है ये उच्च स्तरीय बादल या उच्च स्तरीय मेघ के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देखते हैं। बादल या मेघ समझते हैं ये क्या होते हैं। बादलों का निर्माण हल्की, गर्म और आर्द्र हवा जब ऊंचाई में पहुंचती है, पहुंच करके वहां पर वो फैलती है, विस्तारित होती है। ठीक है। फिर एक रुद्धोष्म प्रक्रिया जो होती है या एडियाबेटिक ताप पतंदर जो होती है, यानी उनका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है, तो धीरे धीरे जो गर्म और हल्की हवा थी या नमी वाली जो हवा थी वो ऊपर पहुंची थी, उसका फैलाव हुआ।
उसका विस्तार हुआ, वो थोड़ी सी वायुमंडल में फैली और फैलने के बाद में फिर उसका टेम्परेचर डाउन हुआ, वो ठंडी हुई, ठीक है। ठंडे होने और उसके तापमान का औसांक बिंदु जो है वो नीचे चला गया और इसके बाद में किसका निर्माण हुआ, बादल का निर्माण हुआ। तो ये एक प्रोसेस होता है बादल या मेघ निर्माण का। सामान्यतः जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर बादल अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं और ध्रुवों की ओर जब हम जाते हैं तो ये ऊंचाई जो है बादलों की ये कम होती जाती है। बादलों का सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, ब्रिटिश जीव विज्ञानी ल्यूक हॉवर्ड ने 1802 में इनका विवरण जो है वो प्रस्तुत किया था। बादलों या मेघों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो ऊंचाई के आधार पर जो मेघ होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उच्च स्तरीय मेघ, मध्यम स्तरीय मेघ और निम्न स्तरीय मेघ। उच्च स्तरीय मेघ जो होते हैं ये 6 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलते हैं। मध्यम स्तरीय मेघ जो होते हैं 2.5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं और निम्न स्तरीय मेघ जो होते हैं ये 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन जो प्रकार हैं इनके, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं। स्तरीय मेघ क्या होते हैं? ये मेघ पृथ्वी की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर विस्तृत होते हैं। स्तरीय मतलब ये लेवल से लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई इनकी नहीं होती है, तो ये बहुत कम ऊंचाई पर विस्तृत होते हैं और कोहरे की तरह आसमान को ये ढक लेते हैं। इनका निर्माण प्रायः 2 अलग अलग नेचर वाली जो पवनें होती हैं, हवाएं होती हैं, उनके मिलने से होता है, ठीक है। तो मुख्य विशेषता इनकी यही है। आपसे पूछा जाए स्तरीय मेघ क्या है, स्तरीय मेघ का निर्माण कैसे होता है, तो 2 अलग अलग स्वभावों वाली पवनें, जैसे मान लीजिए चलिए एक गर्म पवन है, एक ठंडी पवन है, तो 2 अलग अलग नेचर वाली पवनें हैं, ये आपस में जब मिलती है तो इससे स्तरित मेघ का विकास होता है। उच्च कपासी मेघ क्या होते हैं? ये बादल लहरदार एक तरह से जो वेव्स होती हैं, धाराएं होती हैं, उनके रूप में पाए जाते हैं। वायु की लंबवत धाराओं के कारण इन बादलों का विकास जो होता है वो ऊपर की तरह होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ जो है धाराएं, क्योंकि इनकी जो जिन हवाओं के कारण या हवाओं की जिन धाराओं के कारण इनका विकास होता है वो बिल्कुल लंबवत गति करती हैं, बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर गति करती हैं, तो उनके कारण जो है इन बादलों का विकास ऊपर की तरफ होता है। इनमें इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है, ठीक है। यानी आपको जो वर्षा के बाद में इंद्रधनुष दिखाई देता है आकाश में, तो वो किन बादलों में दिखाई देता है? वो किस तरीके के बादल होते हैं? वो उच्च कपासी मेघ होते हैं। कैसे कपासी मेघ होते हैं? उच्च कपासी मेघ होते हैं। इन्हीं में इंद्रधनुष आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पर्वत शिखरों पर निर्मित ऐसे बादलों को पताका मेघ कहते हैं। अगर ये जो बादल हैं ये कहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, कहाँ पर इनका फॉर्मेशन हो रहा है? पर्वत शिखरों पर हो रहा है, पर्वत की चोटियों पर हो रहा है, तो इनको हम बोल देते हैं पताका मेघ, ठीक है। ये मध्यम ऊंचाई वाले मेघों के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। उच्च स्तरीय मेघ के बारे में बात करते हैं। इनका कलर जो होता है ये नीला या भूरा रंग का बादल आपको दिखाई देगा, जिनसे बारिश होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि जिन हवाओं के द्वारा इन बादलों का निर्माण होता है उच्च स्तरीय मेघों का, उनमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे बादलों से यानी उच्च स्तरीय मेघों से बारिश होने की संभावना जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है। ये मध्यम स्तर के मेघ हैं। पश्चात स्तरीय मेघों के बारे में बात करते हैं। ये मेघ दूधिया रंग के विस्तृत चादर की तरह जो है वो आकाश में फैले हुए आपको दिखाई देते हैं। इन मेघों के कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभामंडल का निर्माण होता है, जिसको हम हैलो बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके कारण होता है? ये उच्च स्तरीय मेघों के कारण होता है। 6th क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया में ईसाइयों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अगर हम देखेंगे वेस्ट एशिया में तो सबसे ज़्यादा ईसाई रहते हैं लेबनान में। कहाँ पर रहते हैं सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन? लेबनान में रहते हैं। पश्चिम एशिया को समझते हैं पहले। पश्चिम एशिया क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो बहरीन, सीरिया, यूएई, यमन, फिलिस्तीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर और जो सऊदी अरब है, ये सभी देश पश्चिम एशिया के देश हैं। और विशेष रूप से यहाँ पे हम बात करेंगे लेबनान के बारे में। लेबनान जो है पश्चिम एशिया का ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन पाए जाते हैं। यहाँ की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो टूरिज्म पर बेस्ड है, पर्यटन पर आधारित है। इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेबनान को स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट कहते हैं। बेरूत इसकी क्या है? कैपिटल है, राजधानी है। इज़राइल के बारे में बात करते हैं। इज़राइल की सीमा किस किस से जुड़ी हुई है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से जुड़ी हुई है। इज़राइल की सीमा किस किस से जुड़ी हुई है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से जुड़ी हुई है। इज़राइल के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पे गोलन हाइट्स स्थित है, ठीक है। गोलन हाइट्स कहाँ पे है? ये इज़राइल में है। इज़राइल के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में गोलन हाइट्स है, जो कि सीरिया और इज़राइल के बीच में विवादित क्षेत्र है, ठीक है। सीरिया और इज़राइल के बीच में एक विवादित जो जगह है, जिसको लेकर के सीरिया और इज़राइल में अक्सर करके तनाव की स्थिति पैदा होती रहती, तो वो गोलन हाइट्स है। ये इज़राइल के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में है। यरूशलेम
जो कि यहूदी, ईसाई, मुस्लिम इन सभी लोगों का एक धार्मिक स्थल है। इस पर इज़राइल ने कब्ज़ा करके उसे अपनी राजधानी बना लिया है, जो कि खाड़ी देश जो हैं, उनके बीच में विवाद का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। यहाँ पर तेल अवीव और हैफ़ा, ठीक है, ये 2 ऐसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, जो कि इज़राइल के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र माने जाते हैं, तेल अवीव और हैफ़ा, ठीक है। तुर्की के बारे में बात करते हैं। भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में तुर्की जो है वो स्थित है और इसके अलावा ये एक अंतर महाद्वीपीय देश है। इसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में पड़ता है। तुर्की के उत्तर में पोंटिक पर्वत श्रेणी है और इसके दक्षिण में टॉरस पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो पहले तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए कि पोंटिक पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तुर्की में है, और टॉरस पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, ये भी तुर्की में है। उत्तर में पोंटिक पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में टॉरस पर्वत श्रेणी है। इन पर्वतों के बीच में ही अनातोलिया का पठार स्थित है, ठीक है। पोंटिक पर्वत श्रेणी और टॉरस पर्वत श्रेणी के बीच में क्या पड़ता है आपका, अनातोलिया का जो प्लेट्यू है वो यहाँ पर स्थित है। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरारात, जिसकी ऊंचाई 5165 मीटर है। इसी पर्वत से यानी माउंट अरारात से ही दजला फरात नदियां निकलती हैं। यहाँ की राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। और इसका जो एक प्रमुख नगर है इस्तांबुल। इसका विकास एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों पे हुआ है। यहाँ पर बकरियों की एक प्रमुख किस्म पाई जाती है, अंकोरा, ठीक है, अंगोरा इसको कहते हैं। यहाँ की बकरियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर एक इज़मिर की घाटी है जो कि विशेष रूप से अफीम के प्रोडक्शन के लिए या अफीम की खेती के लिए जानी जाती है। इराक के बारे में बात करते हैं। इराक, बगदाद जो है यहाँ की राजधानी है और करबला जो है यहाँ का एक बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान है। यहाँ की इराक की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं यूफ्रेटस और टिग्रिस, ठीक है। टिग्रिस के तट पर ही इराक की राजधानी बगदाद स्थित है और यूफ्रेटस के तट पर अल बसरा नामक नगर जो है वो स्थित है। ये प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता की भूमि है और इस सभ्यता का विकास दजला फरात यानी टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बेसिन क्षेत्र में हुआ था। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी पर दक्षिण अफ्रीका में ऑग्रेबीज जलप्रपात स्थित है। तो ऑग्रेबीज जलप्रपात जो है ये ऑरेंज नदी पर स्थित है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी नदियां दे रखी हैं, जैसे कांगो जाहरी नदी या जाम्बेजी नदी, नाइजर नदी, ऑरेंज नदी। इन सभी के बारे में इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑरेंज नदी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑरेंज नदी कहाँ से निकलती है। इस नदी का जो उद्गम होता है वो होता है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से, ठीक है। ऑरेंज नदी कहाँ से निकलती है, ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। इसका मुहाना जो है वो है अटलांटिक महासागर, ठीक है। और एक नदी है जिसका नाम है वॉल। वॉल नदी जो है ये ऑरेंज नदी की सहायक नदी है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो ये ऑरेंज नदी है। और जैसा कि हमारा क्वेश्चन था ऑग्रेबीज जलप्रपात से रिलेटेड, ऑग्रेबीज जलप्रपात कहाँ है, ऑरेंज नदी पर है, ठीक है। अपनी दूसरी नदी देखते हैं, कांगो नदी या जायरी नदी, दोनों ही इसके नाम है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है। कांगो नदी जो है ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और इसी नदी के तट पर यानी कांगो नदी के तट पर कांगो गणराज्य की जो राजधानी है, कैपिटल है किंशासा, ठीक है। ये किस नदी के तट पर स्थित है, कांगो नदी के तट पर स्थित है। कांगो नदी या जायरी नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और 2 बार काटते हुए कहाँ पे गिरती है, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये वाला स्टेटमेंट आप विशेष रूप से याद रखेंगे, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो ये कांगो या जायरी नदी है। कांगो नदी के बेसिन के विषुवत रेखीय क्षेत्र में, ठीक है, विश्व की सबसे छोटे कद वाली जो प्रजाति है जिसका नाम पिग्मी है वो यहाँ पे पाई जाती है कांगो नदी के बेसिन में। कसई नदी या ओबांगो नदी जो हैं ये दोनों ही क्या हैं, कांगो नदी की सहायक नदियां हैं। कसई नदी जो है ये इसका जो बेसिन है, कसई नदी का जो बेसिन है ये डायमंड रिजर्व के लिए जाना जाता है। इतनी जानकारी आपको कांगो या जायरी नदी के बारे में मिल जाती है। इसके बाद में जाम्बेजी नदी के बारे में देखते हैं। जाम्बेजी नदी जो है ये नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना की सीमा, ठीक है, ये चारों जो कंट्री आपको नज़र आ रहे हैं, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, इन चारों की सीमा इसी नदी के पास आकर के एक दूसरे से मिलती है, जाम्बेजी नदी के किनारे। ये नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। नेचुरल बॉर्डर जो है यहाँ का वो किसके द्वारा बनाया जाता है, ये जाम्बेजी नदी के द्वारा बनाया जाता है, जम्बिया और जिम्बाब्वे का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
यहीं पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है और इसी नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है और इस जलाशय को करीबा झील भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ है जाम्बेजी नदी का, तो मोजाम्बिक चैनल में जो है जाम्बेजी नदी का मुहाना है। इसके बाद में नाइजर नदी के बारे में बात करते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो गिनी की जो उच्च भूमि है वहाँ से नाइजर नदी निकलती है। यह गिनी की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यह माली में अंतःस्थलीय डेल्टा, जिसको मैकेना दलदल के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा नाइजीरिया में तटीय डेल्टा बनाने का काम करती है नाइजर नदी। ठीक है, ये नदी जो है नाइजर नदी, ये पाम ऑयल को यानी पाम के तेल को ले जाने हेतु जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है। इसके कारण इसका नाम पाम ऑयल रिवर भी पड़ गया है। ठीक है, इसको पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं। नाइजर नदी के मुहाने पर नाइजीरिया का हारकोट बंदरगाह अवस्थित है। ठीक है, हारकोट बंदरगाह कहाँ पे है, ये आपके नाइजीरिया में है और ये नाइजर नदी के मुहाने पर स्थित है, जो कि प्रमुख रूप से खनिज तेल जो होता है उसके निर्यात के लिए जाना जाता है। माली की राजधानी है बमाको और बमाको भी नाइजर नदी के तट पर स्थित है। इतनी जानकारी आपको इस 7वें प्रश्न से मिलती है। इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के संदर्भ में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि पहाड़ी ढालों पर जो काली मिट्टी होती है इसकी परत पतली होती है और मैदानी क्षेत्रों में इसकी जो लेयर होती है वो मोटी होती है। और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि वर्षा ऋतु में जो काली मिट्टी है इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट काली मिट्टी के संदर्भ में सही है। पहाड़ी ढालों पर जब हम काली मिट्टी को देखते हैं तो इसकी जो लेयर पाई जाती है वो थोड़ी पतली होती है और मैदानी क्षेत्रों में काली मिट्टी की जो लेयर होती है वो मोटी होती है। वर्षा ऋतु में इस मृदा में दरारें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, ये तो पानी को सोखने की क्षमता या पानी को रोके रखने की क्षमता जो होती है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही नहीं है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और अन्य नाम है। ठीक है, रेगुर मिट्टी काली या गाढ़ी भूरी रंग की होने के कारण इसको काली मिट्टी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ज्वालामुखी के लावा से हुई है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में, तो विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इस मिट्टी में जो सबसे प्रमुख खेती की जाती है वो कपास की। ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही आदर्श मिट्टी होती है। इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं, कपासी काली मिट्टी भी बोल देते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको कह देते हैं। पहाड़ी ढालों पर इसकी परत लेयर जो इसकी लेयर होती है वो पतली होती है और जो समतल या पठारी भाग हैं इसमें इसकी मोटी परत पाई जाती है। चूने की अंश जो है इसमें विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। चूने के अंश की इसमें प्रधानता होती है। कहीं कहीं इसमें लवण के अंश भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन की बात करें या फॉस्फोरस की बात करें या जो भी अन्य जैव तत्व होते हैं वो इसमें कम पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अन्य खनिज हैं जैसे चूना हो गया, पोटास हो गया, लोहा, एल्यूमिनियम, ये खनिज जो हैं काली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि लोहा इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, एल्यूमिनियम अंश की भी इसमें अधिकता होती है और इसी के कारण ये इसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। वर्षा जल के साथ में ये मिट्टी जब मिलती है तो ये चिपचिपी हो जाती है और ग्रीष्म काल में इसमें दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि चीका की अधिकता के कारण वाष्पीकरण जो होता है वो कहाँ से होता है, दरारों से होता है। और स्टेटमेंट में हमारे में क्या दे रखा था, स्टेटमेंट में हमारे में दे रखा था कि वर्षा ऋतु में इस मृदा में दरारें पड़ जाती हैं। तो काली मिट्टी जहाँ पर भी हो आप देखेंगे वो जैसे ही पानी के संपर्क में आती है तो बहुत चिपचिपी हो जाती है। जैसे आप पैदल या जूते पहन के या चप्पल पहन के वहाँ से निकलेंगे तो आपके जूते चप्पल में भी बहुत तेज़ी से वो चिपकती है। तो वर्षा ऋतु में जब पानी के साथ वो मिलेगी तो उसमें दरारें नहीं पड़ती हैं। ग्रीष्म काल में या गर्मी के दिन में आप देखेंगे काली मिट्टी का जो क्षेत्र होगा तो उसमें जो है चटकन पैदा हो जाती है, उसमें दरारें पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत था। 9वां प्रश्न है, छोटा नागपुर के पठार के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से सत्य कथन चुनना है। पहला कथन दे रखा है कि छोटा नागपुर के उत्तर में, ठीक है, दंडकारण्य का पठार जो है वो स्थित है और महानदी जो है छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। तो इसमें से दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब सही चीज़ें क्या हैं वो जानते हैं। छोटा नागपुर पठार जो है ये बहुत ही पुरानी, प्राचीन और कठोरतम शैलों से मिलकर के बना हुआ है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो ये बिहार से लेकर के उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसके पूर्व में निचली गंगा का मैदान है, निम्न गंगा का मैदान भी इसको कह सकते हैं। इसके पश्चिम में बघेलखंड का पठार है। इसके उत्तर में गंगा का मध्यवर्ती मैदान पड़ता है और जो दंडकारण्य पठार है वो
इस पठार के दक्षिण में स्थित है। स्टेटमेंट में क्या दे रखा था कि ये जो दनका रेंट का पठार है इसके उत्तर में स्थित है। ये उत्तर में स्थित नहीं है, ये दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से देखते हैं कि सोन नदी हो गई, दामोदर नदी, महानदी, स्वर्णरेखा, इस प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये नदियाँ देखने को मिलती हैं। और दामोदर नदी जो है इस पठार को दो भागों में बांटती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करने का काम कौन सी नदी करती है? तो दामोदर नदी करती है। दामोदर के उत्तर में हजारीबाग और कोडरमा का पठार और उसके दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है, जो छोटा नागपुर का पठार है आपका। ठीक है, यह उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर झुका हुआ है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर इसका स्लोप देखने को मिलता है, ढलान देखने को मिलता है। इसका सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी इसका सबसे ऊंचा स्थल है। कर्क रेखा इसके बीच से होकर के गुजरती है। इसका कारण यहाँ पे जो तापमान होता है वो वर्ष भर ऊंचा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, लेकिन नर्मदा ताप्ती की घाटी से आकर मिलने वाले अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा जो है वो सामान्य से ज़्यादा देखने को मिलती है। ये पठार वन और खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध है। इसके कारण इसको हम भारत का रूर भी कहते हैं। ठीक है, भारत का रूर भी इसको कहा जाता है। कोयला मुख्य रूप से रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, करणपुरा, ठीक है, इन क्षेत्रों से जो है प्राप्त होता है। लोहा की बात करें तो लोहा मयूरभंज, सिंहभूमि, क्योंझर और बोनाई क्षेत्र से। अभ्रक की बात करेंगे तो हजारीबाग और कोडरमा से। और यूरेनियम जो है वो जादूगुड़ा खानों में पाया जाता है। ठीक है, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कोयला उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख क्षेत्र नहीं है? 4 क्षेत्र आपको दे रखे हैं। दामोदर नदी घाटी, कोसी नदी घाटी, सोन नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी। तो ये जो बाकी हैं आपके, दामोदर हो गया, सोन नदी घाटी हो गया, गोदावरी नदी घाटी, ये कोयला उत्पादक क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। कोसी नदी घाटी जो है ये कोयला उत्पादन क्षेत्रों के लिए नहीं जानी जाती है। ठीक है, इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। कोयला मुख्य रूप से 2 शैल क्रमों में पाया जाता है। कौन कौन से शैल क्रम में कोयला पाया जाता है? एक तो आपके हो गए गोंडवाना युगीन जो शैल क्रम है, और टर्शरी काल के जो शैल क्रम है इसमें भी कोयला पाया जाता है। तो गोंडवाना और टर्शरी काल के जो चट्टान हैं उसमें कोयले की जो है उपलब्धि देखने को मिलती है, कोयले की उपस्थिति देखने को मिलती है। भारत में कोयला उत्पादन के मुख्यतः 4 क्षेत्र हैं जिनको हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है आपका दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है, ये कहाँ कहाँ है, ये कहाँ कहाँ इसका विस्तार है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये फैला हुआ है दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, और ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा कोयला यहीं पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में चंद्रपुरा, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रागमड़, ये जो हैं कोयला उत्पादक क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। और पश्चिम बंगाल का जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो रानीगंज है। ठीक है, झारखंड का जो झरिया है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है। ठीक है, हम वैसे यहाँ पर देख रहे थे कि दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसमें भी विशेष रूप से देखा जाए तो इसका उत्तरी क्षेत्र जो है, उत्तरी इसका जो भाग है, ठीक है, ऊपरी भाग जो है उसमें जो है सबसे ज़्यादा कोयला देखने को मिलता है। पूरे देश का जितना भी कोयले का प्रोडक्शन होता है, जितना भी कोयला प्राप्त होता है, उसका लगभग 35% कोयला जो है वो यहाँ से मिलता है। ठीक है, सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो इसमें अधिकांशतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। और प्रमुख क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहागपुर और उमरिया जो ज़िले हैं ये जो है कोयला के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में देखे जाते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में विस्तृत है। प्रमुख क्षेत्रों में देखेंगे यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ का कोरबा, विश्रामपुर, चिरमिरी, उड़ीसा का तालचर, सुंदरगढ़ और संबलपुर, ये जो क्षेत्र हैं ये कोयला के लिए जाने जाते हैं। गोदावरी नदी कोयला क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो इस कोयला उत्पादक क्षेत्र का जो ज़्यादातर विस्तार है वो तेलंगाना में हुआ है। और इसके प्रमुख क्षेत्रों के नाम क्या क्या हैं? सिंगरेनी, ठीक है, वारंगल, खम्मम और करीमनगर, ये जो क्षेत्र है ये गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से 11वां अपना। 11वें क्वेश्चन में कथन दे रखा है। कथन क्या दे रखा है? मानव शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में तारक काय, जिसको हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं, ये एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। और कारण दे रखा है कि तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है।
तो कथन भी सही है और कारण भी इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। मानव शरीर की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन होती हैं, उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और इसी के कारण जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है यहाँ से, ठीक है। मानव शरीर की ये तो बता ही चुके हैं आपको। जंतु कोशिकाओं में तारक काय या सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका के एक प्रमुख अंग के रूप में जो है देखने को मिलता है, जो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ये श्वेत और लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ठीक है, तारक काय जो होता है, ठीक है। मानव शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में ये जो है कोशिका के एक प्रमुख अंग के रूप में उपस्थित होता है, जिसकी वजह से कोशिका के विभाजन में मदद मिलती है। अचार में बैक्टीरिया जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि इनके जो जीव द्रव्य होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। इसी वजह से अचार में बैक्टीरिया जीवित नहीं हो पाते, ठीक है। अचार में ये जो इनके जीव द्रव्य संकुचित क्यों होते हैं? क्योंकि अचार में आपको पता है थोड़ा सा खट्टापन होता है, नमक की सांद्रता जो होती है वो ज़्यादा होती है और जीवाणुओं का जो जीव द्रव्य होता है उसमें जो संकुचन होता है वो किसी के कारण होता है, वो नमक की अधिक सांद्रता के कारण होता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाते, ठीक है। जीव द्रव्य क्या होता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं? ये जीवधारियों में उपस्थित वास्तविक जीवित पदार्थ होते हैं जो जीवों की भौतिक आधारशिला होती है, यानी जीवन का एक तरीके से जो आधार है जीवधारियों में वो क्या है, जीव द्रव्य है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए लेकिन इसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्रिज्या के कम होने से गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, याद रखेंगे। तो पृथ्वी की त्रिज्या अगर सिकुड़ती है तो इसका द्रव्यमान तो वही रहता है, लेकिन पृथ्वी तल पर जो इसका गुरुत्वीय त्वरण होगा वो बढ़ जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। किस एक तत्व की प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, रबर, स्टील, गीली चिकनी मिट्टी और क्वार्ट्ज, ठीक है। फिजिक्स वाला पोर्शन मैंने जनरल साइंस में आपको कंप्लीट करा दिया है, सेपरेट उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो एक दिन में आप उसको समाप्त कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा भी कह सकते हैं केवल साइंस को लेकर के बैठ जाएंगे तो 1 से 2 दिन से ज़्यादा उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने पूरे के पूरे ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, चाहे आपका ये ग्रेविटी वाला हो, चाहे आपका ये इलास्टिसिटी वाला हो, प्रत्यास्थता, ठीक है, पृष्ठ तनाव वगैरह, जो भी कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और वो विशेष रूप से यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए ही मैंने तैयार करी है, ठीक है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा उसको अगर आपने साइंस को नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है या इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर हम करेंगे तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें अवेलेबल हैं तो बीच बीच में मैं बोल देता हूँ कि ये चीज़ आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टील की जो इलास्टिसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में। जो विकल्प हमको दे रखे हैं इन विकल्पों में से चाहे रबर हो, स्टील हो, गीली चिकनी मिट्टी हो, क्वार्ट्ज हो, इसमें सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता स्टील की होती है। प्रत्यास्थता होती क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। प्रत्यास्थता पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण वस्तु जो होती है, कोई भी वस्तु है उस पर कोई बाहरी बल लगाया जा रहा है और बाहरी बल लगाने से उस पर कोई परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। किसी भी वस्तु पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करा जा रहा है और उस फोर्स से उस वस्तु में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण होता है वो इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। उसमें जैसे ही हम बल को हटाएंगे तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल, रबर की कोई बॉल लें, रबर की बॉल को आप जो है दोनों हथेलियों के बीच में रख करके उसको दबाने का प्रयास करें, तो दबाएंगे तो क्या होगा, वो दब जाएगी, बॉल दब जाएगी। तो आपने हथेलियों से उस बॉल पे कोई फोर्स लगाया, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, उस बल को हटाएंगे, यानी अपनी हथेलियों से जो फोर्स आप उसको दे रहे हैं उस फोर्स को जैसे ही हटाएंगे तो बॉल फिर दोबारा से अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगी। तो उस ये जो पुनः अवस्था में वापस आने का जो एक प्रोसेस होता है ये इलास्टिसिटी के कारण ही होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज जो होता है ये इलास्टिसिटी का जो इम्पैक्ट है, इलास्टिसिटी का जो प्रभाव है, इसको प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। और स्टील को हमने अत्यधिक प्रत्यास्थ क्यों कहा, कि जैसे स्टील की कोई चीज़ है, आप हाथों से तो स्टील को आप दबा नहीं सकते, तो मान के चलिए किसी अन्य चीज़ की सहायता से स्टील की कोई बॉल है या स्टील का कोई भी वस्तु है स्टील से बनी हुई, उसको दबाएंगे, उस पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो पिचक जाएगी या वो दब जाएगी, लेकिन जैसे ही आप बल हटाएंगे तो पुनः अपनी वापस अवस्था में वो नहीं आएगी। इसी वजह से वो बाकी सारी चीज़ों की अपेक्षा ज़्यादा कैसी है, इलास्टिक है, ठीक है।
ज़्यादा कैसी है, प्रत्यास्थ है। रबर को आप दबाएंगे, बल हटाएंगे, पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी। ऐसे गीली चिकनी मिट्टी है, गीली चिकनी मिट्टी को भी आप दबाएंगे तो वो भी जो है अपनी पूर्ण रूप से अपनी अवस्था में, पूर्व अवस्था में तो नहीं आ पाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर उसमें भी देखने को मिलेगा। और क्वार्ट्ज तो जो है, क्वार्ट्ज के बारे में हम नीचे पढ़ ही चुके हैं। क्वार्ट्ज जो है ये प्रत्यास्थ प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ क्या है, स्टील है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ पदार्थ दे रखे हैं और उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनके सामने सुमेलित हैं पहले से। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, याद रखेंगे। क्लोरोफिल्म में मैग्नीशियम पाया जाता है। विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आपको साइंस में देखने को मिल रही हैं, ये क्वेश्चन है मैंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे करे हैं। काफ़ी सारी चीज़ों से मैं देख दाख के क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करता हूँ। लेकिन जितने जो ये साइंस वाला पोर्शन चल रहा है आपका, साइंस में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे फिजिक्स वाले, मैं विशेष रूप से अगर बात करूँ, बायोलॉजी पूरी नहीं हो पाई है थोड़ा सा उसमें, क्योंकि मैं इस सीरीज़ पे थोड़ा सा काम कर रहा था तो बायोलॉजी बीच में ही लटक गई, उसको भी जल्दी पूरा करेंगे। लेकिन पहले फिजिक्स को मैंने कंप्लीट करा दिया था, तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आप वहाँ से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए अगर हमको उसकी स्पष्ट प्रतिध्वनि सुननी है। तो परावर्तक तल का मतलब क्या है, जैसे कि आप जहाँ पर भी बैठे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने मुंह से कोई भी शब्द बोलिए या कुछ भी आप जो है कोई भी गाना गुनगुनाइए या कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो आप देखेंगे जो आप बोल रहे हैं उसकी आवाज़ आपको भी क्या कर रही है, सुनाई दे रही है। ठीक है, तो वो सुनाई कैसे दे रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से किसी भी तल से टकरा करके वापस लौट रही है और अपने आपके कानों तक आ रही है ना। तो आप क्या हो गए, उस ध्वनि का स्रोत हो गए। ठीक है, और परावर्तक तल जो हो गया वो आसपास का कोई भी सरफेस हो सकता है, आसपास की कोई भी सतह हो सकती है जहाँ से वो ध्वनि टकरा करके वापस लौट रही है। तो अगर हमको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुननी है किसी भी चीज़ की, तो जो जिस स्रोत से ध्वनि निकल रही है और जो परावर्तक तल है जिससे ध्वनि टकरा करके वापस लौटेगी, उसके बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, तभी आप स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच की दूरी वैसे एग्जैक्टली 16.6 मीटर होती है, लेकिन इसको हम लगभग यानी एक राउंड फिगर देते हुए 17 मीटर मान लेते हैं। ये दूरी अगर इससे कम होगी तो दोनों ध्वनियाँ जो हैं वो मिल जाएंगी और हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। ठीक है, कौन सी एक घटना प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है। पहला, रेगिस्तान में मरीचिका या मृग मरीचिका। दूसरा, आकाश का नीला दिखाई देना। तीसरा है पानी में डूबी हुई वस्तु का छोटा दिखाई देना। और चौथा है साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। तो इसमें से पानी में जैसे कोई भी चीज़ डालें, पानी में पेंसिल डाल दें, बाल्टी है पानी की भरी हुई, उसमें कोई पेंसिल डाल देते हैं तो पेंसिल टेढ़ी या छोटी नज़र आती है। तो वो किसके कारण नज़र आती है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है छोटी दिखाई देती है। ठीक है, पानी में डूबी हुई वस्तु प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपने वास्तविक स्वरूप से छोटी दिखने लगती है। मृग मरीचिका या रेगिस्तान की जो मरीचिका होती हैं, दृष्टि भ्रम सा जो हो जाता है कभी कभी, जैसे आप देखेंगे आप किसी रेतीली जगह पर हैं, चल रहे हैं, कभी कभी सड़क पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे तेज़ धूप पड़ रही है, गर्मियों में आप बाइक से कहीं पे जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है सामने पानी भरा हुआ है, लेकिन सामने जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, तो वो एक भ्रम टाइप का हो जाता है, मिरेज जो है उसको हम बोलते हैं। तो ये किसके कारण होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होने वाली घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाली घटना है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है और साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, या जो भी जल की सरफेस होती है उस पर फैली हुई तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, ये सभी इंटरफेरेंस के कारण होता है, व्यतिकरण के कारण होता है। कोयले का उपयोग किया जाता है औषधियाँ बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए या नैफ्थलीन बनाने के लिए। तो इन सभी को बनाने के लिए कोयले का यूज़ होता है। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। बेंजीन, टोलुइन, नैफ्थलीन, डाई, औषधियाँ, मेडिसिन, इत्र, ये सभी जो है इसमें कोयले का यूज़ जो है इनको बनाने में होता है। कोलतार जो होता है ये विभिन्न अलग अलग हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। इसमें एसाइक्लिक और सुगंधित यौगिक जो है वो मिले हुए होते हैं। तो कोयले से कोलतार का
कोयले से कोलतार का उपयोग जो होता है वो इत्र निर्माण में किया जाता है। कोयले से पहले क्या कोलतार बनाया जाता है और उस कोलतार का यूज कहाँ पे होता है? परफ्यूम मेकिंग में होता है, इत्र निर्माण में होता है। सम्मिलित करना है, कॉस्मिक विकिरण की खोज किसने करी थी? विक्टर फ्रांसीसी हेस ने करी थी। नाभिकीय बलों का सिद्धांत हिडेकी युकावा ने दिया था। तापिक आयनन का सिद्धांत मेघनाथ साहा के द्वारा दिया गया और प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन हार्डगेज ने दिया। ठीक है। डबल रोटी निर्माण उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है? तो डबल रोटी निर्माण उद्योग में सैक्रोमाइसेज नामक कवक का फंजाई का यूज होता है। ठीक है। कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, हिंदी में इसको कवक विज्ञान कहते हैं। मशरूम, मोल्ड, यीस्ट, ये जो है कवक की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक है। कवक की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? मशरूम्स, मोल्ड और यीस्ट। माइसीलियम मशरूम की जड़ संरचना होती है। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक, सिंथेटिक और पशु आधारित उत्पादों को बदलने के लिए किया जाता है। कुछ कवकों के नाम यहाँ नीचे आपको दिए जा रहे हैं, उनके उपयोग आप देख सकते हैं। जैसे पेनिसिलियम जो कवक है, इससे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है। माइका फंगिन जो कवक है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम एंटी फंगल एजेंट के रूप में। माइकोफेनोलेट का इस्तेमाल ऊतक अस्वीकृति को रोकने के लिए किया जाता है। और रोसुवास्टेटिन की बात करें तो इसका उपयोग होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। एस्परजिलस नाइजर, इसका इस्तेमाल जो अलग अलग तरह के स्टेरॉयड होते हैं उनके संश्लेषण के लिए किया जाता है। सैक्रोमाइसिस से जुड़ा हुआ हमारा क्वेश्चन था, डबल रोटी बनाने में इसका यूज होता है। ब्यूवेरिया बेसियाना, जो कीट वगैरह होते हैं, कीड़े वीड़े होते हैं, उनको दूर भगाने के लिए ब्यूवेरिया बेसियाना का यूज़ होता है। ग्रिसियोफुल्विन नामक कवक जो है, जैसे कभी कभी आपके दाद हो जाए या कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए, उसको ठीक करने के लिए इसका यूज होता है। और खमीर का योग होता है जब इडली बनाई जाती है, डोसा बनाया जाता है, जलेबी बनाई जाती है, तो उसमें खमीर का यूज होता है। ठीक है। ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? पहला कि वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। दूसरा है कि ताम्रमल, जिसको हम कॉपर स्लैग कहते हैं, ठीक है, कॉपर का जो एक तरीके से कह सकते हैं अवशेष वगैरह जो बचते हैं, तो ये जो पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निच्छालन का कारण बन सकता है। तीसरा है कि वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से दूसरा और तीसरा कथन सही है। ठीक है। यानी जो कॉपर स्लैग होता है ये पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निच्छालन का कारण बन सकता है। और तीसरा कि वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तांबे को गलाने वाले संयंत्रों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो तांबे को गलाने वाले जो संयंत्र हैं उनसे ये सारी चीज़ें होती हैं। पहला स्टेटमेंट भी इसमें हम रख सकते हैं अगर एक तरीके से देखें, क्योंकि तांबे को गलाने वाले जो संयंत्र हैं, ताम्र प्रगलन संयंत्र हैं, इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है। अलग तरीके से क्या दे रखा है कि ये कह रहा है पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में रिलीज नहीं होती। ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। तांबे के प्रगलन संयंत्रों से सल्फर डाई ऑक्साइड गैस जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलती है। हालांकि ताम्र प्रगलन संयंत्रों से कार्बन मोनोऑक्साइड की भी मात्रा जो है रिलीज होती है, निर्मुक्त होती है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है चिल्ला मोतीचूर। ठीक है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? चिल्ला मोतीचूर क्या है? तो ये एक वन्य जीव कॉरिडोर है जो कि उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में स्थित है। पहला स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है। इसे मानव पर्यावास से मुक्त गलियारा घोषित किया जा चुका है, यानी मानव इसमें अपना आवास नहीं बना सकते हैं, इसको बिल्कुल उससे पर्यावास से मुक्त कर दिया गया है, ये भी सही है। यह मूल रूप से एक हाथी गलियारा है, एक एलिफेंट कॉरिडोर है, लेकिन बाघ भी इस गलियारे का इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों कथन जो हैं चिल्ला मोतीचूर के बारे में सही हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ष 2024 का अर्थ ओवरशूट दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया गया? ठीक है, तो ये मनाया गया 1 अगस्त को। ठीक है। 2024 का अर्थ ओवरशूट दिवस किस तिथि को मनाया गया? ये 1 अगस्त को मनाया गया। इसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, इसको देख लीजिएगा एक बार, कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, शायद 1 अगस्त ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है 2023 का, वो किसको दिया गया है? तो ये जोसेफिना बेलमोंटे को दिया गया है। 2024 का भी प्रदान नहीं किया गया है, तो 23 वाला आप
याद रखेंगे। ये किसके द्वारा दिया जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड? ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने साल 2023 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के 5 विजेताओं की घोषणा की है। ये 5 विजेता कौन कौन से हैं जिनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है? फिलीपींस की मेयर जोसेफिना बेलमोंटे, यूनाइटेड किंगडम का एलन मैकआर्थर फाउंडेशन, चीन का ब्लू सर्कल, चिली के जोस मैनुअल मोलर, दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, इन 5 जो है लोगों को जो है विजेताओं को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया किसको जाता है? ये उन व्यक्तियों, समूहों या संगठनों को दिया जाता है जिनके कार्यों से एनवायरनमेंट पर कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है और साल 2023 के विजेताओं ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए अभिनव समाधानों पर काम किया है। जिन 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, उन्होंने प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचने के लिए या हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ सॉल्यूशंस सुझाए हैं और उन्हीं के आधार पर इनको विजेता घोषित किया गया है। 25वां प्रश्न है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, SCR संक्षेप में इसको बोलते हैं, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ये टेक्नोलॉजी है और इससे संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, वो आपको यहाँ से देखने हैं। SCR टेक्नोलॉजी जो है ये भारत स्टेज 6 के तहत जो भी वाहन है उनके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, यानी BS6। अभी जो वाहनों की हमारी जो स्टेज चल रही है वो कौन सी चल रही है? BS6 चल रही है। ठीक है, तो BS6 के जो वाहन हैं उनके लिए XCR टेक्नोलॉजी जो है ये कंपलसरी है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है कि ये प्रौद्योगिकी प्रदूषकों में कमी के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करती है, ये स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा है कि ये जो SCR टेक्नोलॉजी है ये डीजल वाहनों के नाइट्रोजन ऑक्साइड नामक प्रदूषक को नाइट्रोजन, जल और बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देती है। तो ये कथन सही है। तो केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यानी SCR टेक्नोलॉजी के संबंध में सही है। ये एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तकनीकी डीजल से चलने वाले वाहनों और उपकरणों में इस्तेमाल की जाती है। SCR पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के नियमों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रमुख टेक्नोलॉजी है। 26वां प्रश्न है इनमें से कौन से कथन सही हैं? पहला है प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज़्यादा क्षति जो करती हैं वो विकासशील देशों में करती हैं। तो सही है। देखिए, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, हमारी जो भी भौतिक अवसंरचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हैं, तो हमें जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उनसे ज़्यादा नुकसान होगा। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत है तो कहीं ना कहीं हम कम नुकसान उठाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी जो थी, ठीक है, 3 दिसंबर 1984, 2-3 दिसंबर, कभी कभी 2 दिसंबर भी इसकी डेट दे देता है क्योंकि ये नाइट की घटना है। तो 2-3 दिसंबर, वैसे 3 दिसंबर ही इसका सही आंसर माना जाता है। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में MIC का रिसाव हुआ था। ठीक है, मेथाइल आइसोसाइनेट का। तो जो भोपाल गैस त्रासदी थी ये मानव निर्मित थी, तो बिल्कुल सही है भाई, मानव के क्रियाकलापों से ही तो ये त्रासदी उत्पन्न हुई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। भारत आपदा युक्त देश है, भारत को आपदा युक्त देश में हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम कर देते हैं, मैंग्रोव वन जो होते हैं उनसे चक्रवातों का जो इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये चौथा सही है। तो 1, 2 और 4 इसमें से सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की जो थीम है वो क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस इसकी जो थीम है वो है भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? ये 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो भी मेज़बानी करी है वो सऊदी अरब ने करी है। और 2024 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ भी थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। 28वां प्रश्न है गहरी कार्बन वेधशाला DCO संक्षेप में इसको कहते हैं, इसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में, और आपको बताना है कौन से सही हैं। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। और दूसरा है कि यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो दोनों ही कथन इसके संबंध में सही है। 29वां है भारत द्वारा भूमि क्षरण
तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक जो है भारत को भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करनी है, 2030 तक इसको टारगेट किया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न है कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट के संबंध में कौन से तथ्य असत्य हैं? पहला है कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई कार्बन की उत्सर्जित मात्रा, ठीक है। एक व्यक्ति कितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है या कोई भी इंडस्ट्रियल इकाई है, कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, वो अपने आप में कितने कार्बन का उत्सर्जन करती है, उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। तो ये पहला सही है। इसके मापन के लिए प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई द्वारा उत्सर्जित सभी ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा मापी जाती है, ये भी सही है, ठीक है। कार्बन के साथ साथ जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, हरित प्रभाव वाली गैसें हैं, उनकी कुल मात्रा को मापा जाता है कार्बन फुटप्रिंट में। और तीसरा है कि व्यक्ति के उम्र के आधार पर कार्बन फुटप्रिंट की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, ये भी सही है, ठीक है। यानी एक तरह से हम इस तरीके से देखते हैं जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती चली जाती है, तो कार्बन उत्सर्जन की क्षमता जो होती है या कार्बन फुटप्रिंट का जो कंट्रीब्यूशन उसके द्वारा एनवायरनमेंट में दिया जाता है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो उम्र के आधार पर कार्बन फुटप्रिंट की मात्रा घटती बढ़ती है। और चौथा है कि विकासशील देशों में भारत कार्बन फुटप्रिंट की मात्रा के आधार पर दूसरे स्थान पर है। ये जो है स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, असत्य कथन ही आपसे पूछ रहा था। व्याख्या देखते हैं इसकी। सबसे पहले थोड़ा बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। कार्बन फुटप्रिंट जो होता है किसी व्यक्ति, कोई परिवार या कोई भी संगठन, कोई घटना या देश की गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं जो उत्सर्जित होती हैं, उनकी कुल मात्रा को मापने का, उनको मीजर करने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट को आमतौर पर प्रति वर्ष उत्सर्जित कार्बन ऑक्साइड को टन में मापा जाता है, यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी इकाई एक वर्ष में कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहा है या कर रही है, तो उसको हम किस में मीज़र करते हैं? टन में मीज़र करते हैं। कार्बन फुटप्रिंट हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है और उसका जलवायु परिवर्तन पर क्या असर पड़ता है, उसको मापने का एक तरीका है। कार्बन फुटप्रिंट की गणना के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट यानी LCA विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और कार्बन फुटप्रिंट से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल उन हिस्सों का पता लगाने के लिए किया जाता है जहां उत्सर्जन में कटौती की जा सकती है। 2024 में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में पलाऊ जो देश है वो सबसे ऊपर है। पलाऊ में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 59 टन है। इसके बाद में जो अन्य देश आते हैं इसके नीचे, वो हैं कतर, कुवैत, UAE और बहरीन, ठीक है। दुनिया के 3 शीर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन से हैं? पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर USA और तीसरे स्थान पर भारत आता है CO2 उत्सर्जन के मामले में। प्रति व्यक्ति उच्चतम CO2 उत्सर्जन वाले देशों में पलाऊ शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। जैसे हर व्यक्ति इंडिविजुअली कितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है, उस मामले में जो है पलाऊ पहले स्थान पर है। और प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाले देशों में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? 110वां है, ठीक है। तो ये हो गया सर आज का सेशन। आशा करता हूँ आज की जो भी जानकारी है, आज के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे लगे होंगे और निसंदेह आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज के सेशन से मिली होगी। इसी तरह की वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेंगी और आज का सेशन अगर आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।